महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताब में ग्रहों का योग, अर्थात लाल किताब में किन ग्रहों से शुभ अशुभ योग घटित होता है। भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 2 पर चर्चा की थी, जो कि लाल किताब में ग्रहों का योग, शुभ अशुभ योग कैसे घटित होता है, इसी से रिलेटेड वो टॉपिक था। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप ना करें। आपसे बार बार यही बोलता हूँ, अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत से ऐसे योग है जो आपको पता नहीं है, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलते हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट योग है इस पर। तो वर्ष फल के अनुसार जब शुक्र देव 7वें घर में आ जाता है, वर्ष फल के अनुसार जब शुक्र देव 7वें घर में आता है तो क्या होगा, जातक को खूनी काशी व तपेदिक की बीमारी होती है, टीबी से संबंधित रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योग घटित होता है। तो हमें याद रखना है कि वर्ष फल में जब भी शुक्र देव खाना नंबर 7 में आते हैं तो इस प्रकार से रिलेटेड हमें ये संबंधित बीमारी हमें होगी। ठीक है, इसका उपाय क्या है? अगर उपाय करना हो तो इसमें करना है कि गोदान, मोती का दान, जो सरसों, सप्तधान्य का दान करे, 7 प्रकार का अनाज का दान करे। इससे क्या है, निजात और रिजल्ट इसका पॉजिटिव जो रिजल्ट होता है वर्ष फल में, जो शुक्र 7वें घर में, तो इसका हमें क्या होगा, जो नेगेटिव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इस योग को रेमेडी है। अगर ये योग घटित हो जन्म कुंडली में तो इस रेमेडी को करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर मोती का दान और जौ और सरसों और 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे, पंचम भाव में शुक्र मंदा हो, 5वें घर में अगर शुक्र देव मंदे होकर बैठे, ठीक है, और शुक्र केतु के साथ हो, शुक्र केतु का मेल हो, किसी भी घर में बैठे हो या किसी भी भाव में विराजमान हो शुक्र केतु, तो इससे क्या होगा, संतान होने में बाधा आती है, संतान प्राप्ति के योग निष्फल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन, ये योग बेहद अशुभ योग है, तो इसे हमें देखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट तीसरे योग पर हम चर्चा करेंगे कि खाना नंबर 2 में अगर शुक्र देव विराजमान हो, अगर दूसरे घर में शुक्र हो, व चौथा, 8वां व 12वां, अगर खंड नंबर दूसरे में शुक्र हो, खंड नंबर 6, खंड नंबर 8 व खंड नंबर 12 व जो घर खाली हो, ये घर अगर खाली हो, यानी कि इनमें कोई ग्रह मौजूद ना हो, तो जातक सम्मान्य होता है। कैसा होगा, जातक सम्मान्य होगा। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि खंड नंबर 4 में शुक्र व खंड नंबर 6 में बुध होने पर, अगर खंड नंबर 4 में शुक्र देव विराजमान और खंड नंबर 6 में बुध होने पर स्त्री व संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और 34 वर्ष बाद यह प्रभाव दूर होता है। नेक्स्ट, जन्म कुंडली में दूसरा घर व 7वां घर खाली हो, तो जातक का क्या होगा, शुक्र उत्तम फल देगा जातक को। अगर दूसरा घर खंड नंबर 2 व खंड नंबर 7वां घर खाली हो तो शुक्र का उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन याद रखें, शुक्र पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई दृष्टि संबंध ना मिलता हो, ठीक है, शत्रु ग्रह का मेल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में इसके कारक भाव को भी देखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ कैसा होगा, शुभ फल प्रदान होगा, उत्तम फल प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे कि पहले घर में शुक्र का शत्रु ग्रह बैठा हो, पहले घर में खंड नंबर 1 में शुक्र के शत्रु ग्रह विराजमान हो, तो शुक्र क्या होगा, दुष्प्रभावी होता है, तो संतान पर कोई नीच का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर खंड नंबर 1 में शुक्र का शत्रु ग्रह हो तो शुक्र दुष्प्रभावी होता है, संतान पर कोई नीच का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं, यदि 7वें घर में सूर्य के शत्रु ग्रह आ बैठते हैं तो बुद्धि खराब होती है,
ठीक है, क्या होती है, बुद्धि खराब होती है। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, खराब है, तो ये खराब है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े से परेशानी होती है। और सूर्य, बृहस्पति व चंद्र तीनों का प्रभाव नीच का हो जाता है। सूर्य, बृहस्पति व चंद्र देव का, इन तीनों ग्रह का प्रभाव नीच का हो जाता है। कब होगा, जब सूर्य के शत्रु ग्रह 7वें घर में आते हैं तो बुद्धि तो खराब होगी, साथ में लड़ाई झगड़े से परेशानी होगी। नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। शनि के साथ यदि राहु केतु का संबंध हो, शनि देव के साथ में यदि राहु केतु का संबंध या मेल हो जाए या दृष्टि बन जाए तो शनि पापी हो जाता है। तो शनि का प्रभाव कैसा होगा, पापी ग्रहों से रिलेटेड मिलेगा, तो पापी ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे नंबर पॉइंट 9 पर। शनि सूर्य का मेल हो तो शुक्र को बर्बाद होता है। आज जब भी किसी भी दृष्टि संबंध शनि का और सूर्य के मेल हो जाते हैं, मंगलवत तो हो गए होगा साथ में, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में जिसे क्या बोला जाता है, बलि का बकरा, कुर्बानी गृह जिसे बोला जाता है। तो शनि सूर्य की लड़ाई में शुक्र मारा जाता है, यानी शुक्र बर्बाद होता है। तो यहाँ शुक्र खराब होगा, और शनि सूर्य का मेल हो तो वैसे मंगलवत भी होता है। ठीक है, या फिर शनि सूर्य की दृष्टि भी बन जाए तो शुक्र तो भी खराब होगा, क्या होगा, शुक्रदेव तो भी खराब हो जाता है। तो योग बहुत अशुभ है। इसमें क्या, पत्नी का बुरा रिजल्ट मिलेगा, पत्नी से रिलेटेड, पत्नी की तबीयत खराब होगी है, पत्नी संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे नंबर 10। तो यहाँ पर नंबर 10 पर हम देखेंगे, यदि आप चाहे तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए। शनि पर शुक्र की दृष्टि हो तो धन की हानि होती है। अगर शनि देव पर शुक्र की दृष्टि संबंध बन जाए तो धन का नाश होता है, परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो लाभ होगा। अपोजिट, अगर इसके अपोजिट हो, शनि पर शुक्र की दृष्टि हो तो धन के लाभ हो, धन की हानि होगी, और परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो धन का लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा होगा। नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। मंगल बुध यानी शनि अर्थात राहु स्वभाव का शनि होगा, जो कि मंदा असर होगा। ठीक है, बृहस्पति और शुक्र का मेल यानी शनि, जो कि केतु स्वभाव का होगा। अब केतु स्वभाव का तो होगा, लेकिन बृहस्पति को रिजल्ट कारक भाव को भी देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र का मेल हो जाए बृहस्पति के साथ में तो केतु स्वभाव का होगा, जो कि फल होगा उसका। खंड नंबर 1 में राहु और शनि देव मध्य में आते हो। ठीक है, राहु देव तो खंड नंबर 1 में और शनि मध्य में, और बात के घरों में कहते हो तो बात के घर किसे कहा था, 7 से 12 घरों को बात के घर। ठीक है, अगर इस भाव में हो तो शनि का बुरा असर होगा। ठीक है, ये योग भी हमें ध्यान में रखना है, तब प्रेडिक्शन करते तब हमें इन योगों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ऐसा कोई सा भी योग नहीं है बिना इन योगों से हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट हम योग पर चर्चा करेंगे 14 नंबर पर। तो यहाँ पर नंबर 14, जन्म का अगर मंदा शनि हो, जन्म का अगर मंदा शनि वर्ष फल में भी मंदे घरों में आ जाए, कैसे, मंदे भाव में आ जाए, तो क्या होगा, 9, 18 और 27 और 36 वर्ष में भारी हानि करता है। कैसा, भारी नुकसान होगा। ये हमें याद रखना इस रूल को। ठीक है, इस योग को। अब नेक्स्ट, अकेला चंद्र राहु के साथ, है ना, अकेला चंद्र हो या राहु के साथ चंद्र जब 12वें घर में होता हो, या तो अकेला चंद्रमा या राहु के साथ चंद्र का योग हो जाए, दृष्टि संबंध मिल जाए, है ना, तो वहां जहरीला प्रभाव छोड़ता है। कैसा, जहर का काम करेगा, जहरीला प्रभाव। ठीक है, दूसरे योग पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट 60 नंबर योग पर। दूसरे घर में यदि शनि के मित्र ग्रह हो ना, खाना नंबर 2 में अगर शनि के मित्र ग्रह हो तो शुक्र मंगल ग्रह कायम हो तो जातक को तंदुरुस्त कर देता है, अष्टपुष्ट करता है। ठीक है, दिमाग की लोड कम हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योग है। तो नेक्स्ट नंबर 17, 9वें घर में शनि अति उत्तम फलदायी होता है, बशर्ते कि दूसरे घर में उसके शत्रु ग्रह मौजूद ना हो। अगर खंड नंबर 9 में शनिदेव की विराजमान हो, शनिदेव, तो उत्तम, अति उत्तम फलदायी होगा। लेकिन शर्त इतनी है कि खंड नंबर 2 दूसरे घर में उसके शत्रु ग्रह विराजमान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। शुक्र खंड नंबर 3 में, शुक्र देव तो खंड नंबर 3 में और चंद्र खंड नंबर 3 में या खंड नंबर 5 में हो तो नीच का फल प्राप्त होता है। कैसा होगा, नीच का फल प्राप्त होगा।
नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। शनि चंद्र के टकराव होने पर आंखों का ऑपरेशन होता है। अगर शनि चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन जाए या टकराव हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आंखों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि सूर्य से पहले घरों में बैठा हो, शनि सूर्य से पहले घरों में बैठा हो, यानी 1 से 6 घरों में, तो अच्छा फल देता है। लेकिन राहु के बाद के घरों में हो, लेकिन राहु बाद के घरों में हो तब, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 20 योगों पर चर्चा की। नेक्स्ट योग में हम भाग 4 में और योगों पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।